हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो आज हम पढ़ने वाले हैं अबाउट द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, दैट इज ECI, ठीक है, या फिर हम बोल सकते हैं इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। अच्छा, अब ये मुझे बताना कि आप ये टॉपिक क्यों पढ़ रहे हो। ओके, फर्स्ट रीजन तो मुझे पता है ऑलरेडी कि आपका ये जो टॉपिक है वो एग्जाम में आने वाला है एंड ये सिलेबस में इंक्लूडेड है, सो दैट्स व्हाई यू आर रीडिंग दिस टॉपिक। ओके, बट उसके अलावा हम ये इलेक्शन कमीशन के बारे में क्यों जानते हैं, बिकॉज एज अ वोटर, या फिर हम कह सकते हैं आप एक कॉलेज गोइंग स्टूडेंट हो, या तो अब आप आगे जाके वोट देने वाले हो, या फिर आपने ऑलरेडी वोट देना स्टार्ट कर दिया होगा। ठीक है, तो मुझे बताना, कभी आपने सोचा है कि कौन मेक श्योर करता है कि इलेक्शंस फेयर हो, जस्ट हो, या फिर जो पॉलिटिकल ब्राइबिंग है या पॉलिटिकल बुलिंग है ये सब चीजें ना हो, और जो वोटिंग प्रोसेस है वो बहुत ही स्मूथली हो जाए, तो ये सब चीजें कौन इंश्योर करता है? तो ये सब चीजें का इंश्योर करने का काम है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का। ठीक है, मतलब इंडिया के अंदर ये जो इलेक्शन प्रोसेस है इसे कौन एकदम स्मूथली इंश्योर करता है, तो दैट इज द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। इसलिए इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, दैट इज ECI, इसे गार्जियन ऑफ डेमोक्रेसी भी बोला जाता है। गार्जियन ऑफ डेमोक्रेसी मतलब जो डेमोक्रेसी को प्रोटेक्ट करता है, बिकॉज डेमोक्रेसी का मतलब क्या है कि जहां पर लोगों के पास पावर है टू मेक द गवर्नमेंट और टू चूज देयर गवर्नमेंट। ठीक है, अब यहाँ पर वो पावर उनको एकदम फेयर और जस्ट तरीके से मिले, तो उस चीज के लिए यहाँ पर इलेक्शन कमीशन स्टेप इन करता है एंड उस डेमोक्रेसी को बेसिकली प्रोटेक्ट करता है, और ये इंश्योर करता है कि जो वोटिंग प्रोसेस है या जो इलेक्शन का प्रोसेस है या जो इलेक्शन है वो फेयर हो, जस्ट हो, तो ये सारी चीजें वो इंश्योर करता है। कौन? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। अब ना व्हाट इज ECI, ये तो हमने देख लिया कि अच्छा क्या क्या करता है, बेसिकली हमने देख ही लिया है कि क्या होता है, बट लेकिन फिर भी एक बार हम डेफिनेशन देख लेते हैं। तो जो इलेक्शन कमीशन है इंडिया का, वो एक इंडिपेंडेंट कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी है। फिर से बोल रही हूँ, इंडिपेंडेंट कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी है जो कि ऑर्गेनाइज करती है एंड सुपरवाइज करती है इंडिया के अंदर जितने भी इलेक्शंस होते हैं उन्हें ऑर्गेनाइज और सुपरवाइज करने का किसका काम है? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का। यहाँ पे हमने कुछ कीवर्ड्स बहुत इंपॉर्टेंट बोले, दैट इज इंडिपेंडेंट कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी, ऑर्गेनाइजेस एंड सुपरवाइजेस इलेक्शंस। ठीक है, तो ये जो कीवर्ड्स थे ये बहुत ही इंपॉर्टेंट थे कि पहली चीज तो ये इंडिपेंडेंट कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी है, मतलब किसी में भी इंटरफेयर नहीं करती है, या इसके जो डिसीजंस है वो कहीं ना कहीं इन्फ्लुएंस्ड नहीं होते हैं किसी से भी, एक इंडिपेंडेंट बॉडी है। ठीक है, उसके अलावा यहाँ पर हमने बोला कि जितने भी इलेक्शंस होते हैं उन्हें ऑर्गेनाइज करने का, उनको सुपरवाइज करने का किसका काम होता है? तो इस ECI का काम होता है जितने भी इलेक्शंस हो रहे हैं इंडिया में उनको ऑर्गेनाइज एंड सुपरवाइज करना। ठीक है, तो इसको आप ऐसे समझ सकते हो कि जैसे फुटबॉल मैच नहीं होता उसमें बीच में रेफरी रहता है। ठीक है, तो सेम वैसे ही ये एक रेफरी का काम करती है। ठीक है, कि वो दोनों टीम में से किसी की भी पार्ट नहीं है, दोनों टीम यहाँ पे मतलब हो गई पॉलिटिकल पार्टीज, जो पॉलिटिकल पार्टीज बेसिकली इलेक्शंस में खड़ी हुई है, तो उन पॉलिटिकल पार्टीज में से किसी की भी टीम में नहीं होती है ECI, दैट मीन्स इलेक्शन कमीशन जो है किसी भी पॉलिटिकल पार्टी की साइड में या फेवर में नहीं होता है, वो एक रेफरी के जैसे काम करता है कि वो क्या करेगा? रूल्स इंश्योर करेगा और वो देखेगा कि वो रूल्स को अच्छे से फॉलो कर रही है या नहीं कर रही है दोनों पॉलिटिकल पार्टीज, तो वो सब चीजें वो इंश्योर करता है। तो ECI इज बेसिकली लाइक अ रेफरी इन अ फुटबॉल मैच। ठीक है, तो ये मैंने आपको एग्जांपल के लिए बताया कि ताकि आपको एग्जैक्टली समझ में आ जाए दैट व्हाट इज ECI। ठीक है, बट दिस यू कैन नॉट राइट इन योर एग्जाम्स, कि आप एग्जाम्स में ये नहीं लिख सकते हो दैट इट इज लाइक अ रेफरी इन अ फुटबॉल मैच। ठीक है, ये केवल मैंने आपको एक समझ में आ जाए और इजी वे में थोड़ा सा हो जाए इसके लिए मैंने आपको बताया। आप फर्स्ट पॉइंट जरूर आप एग्जाम में लिख सकते हो दैट द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया इज एन इंडिपेंडेंट कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी एंड ऑल ऑफ दैट। ठीक है, बट ये वाला पॉइंट जो है प्लीज आंसर्स में इंक्लूड मत करना। ओके, अब हम आते हैं दैट व्हेन एंड हाउ वाज इट फॉर्म्ड, कि जो हमारा ECI है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया वो कब और कैसे फॉर्म हुआ। ठीक है, सो अगर मैं बात करूं कि वो कब फॉर्म हुआ, तो जो हमारा ECI है दैट इज इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, ये फॉर्म हुआ था 25 जनवरी 1950 के अंदर, एंड इसको सेटअप करा गया था अंडर आर्टिकल 324 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, अब ये जो है इलेक्शंस किस किस के करवाता है, तो जितने भी इलेक्शंस होते हैं उन्हें हैंडल करता है। किन किन के इलेक्शंस को? लोकसभा के इलेक्शंस, राज्यसभा के, स्टेट असेंबलीज के, प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, इन सब के इलेक्शंस को जो है ये बेसिकली हैंडल करता है। ठीक है, कौन? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। अब हमारा जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें आर्टिकल 324 से लेके 329 जो आर्टिकल्स है,
तो जैसे आर्टिकल 14 टू 18 राइट टू इक्वालिटी की बात करते थे, वैसे आर्टिकल 324 से लेके 329 जो है ये एक पूरा रोड मैप की जैसे है फॉर द इलेक्शंस इन इंडिया, कि इंडिया में इलेक्शंस कैसे होते हैं, क्या है, वो सब चीजों के बारे में आपको आर्टिकल 324 से लेके आर्टिकल 329 में बेसिकली मिल जाएगा। जैसे आर्टिकल 324 किसके साथ डील करता है, द पावर ऑफ ईसीआई टू कंडक्ट इलेक्शन। आर्टिकल 324 के अंदर जो है ईसीआई के पास ये पावर है कि वो इलेक्शंस कंडक्ट कर सकती है, ठीक है। आर्टिकल 325 बोलता है कि किसी को भी वोट देने से आप डिनाई नहीं कर सकते हो उसके रिलीजन, रेस, कास्ट और सेक्स के बेसिस पे। मतलब जो भी सिटीजन जो कि वोट देने के लिए एलिजिबल है उसे आप डिनाई नहीं कर सकते हो रिलीजन, कास्ट, रेस, इन सब के बेसिस पे, ठीक है। आर्टिकल 326 ये बोलता है कि जो वोटिंग है वो किसके ऊपर बेस्ड होती है, एडल्ट सफरेज के ऊपर। मतलब जो भी 18 ईयर्स के अबाव है वो वोट कर सकते हैं, नो मैटर वॉट कास्ट, वॉट रिलीजन, वॉट सेक्स, वॉट जेंडर ही और शी बिलोंग्स, ठीक है। तो यहाँ पर कोई भी ऐसा डिस्क्रिमिनेशन नहीं है एंड सब लोग जो है जो भी 18 ईयर्स के अबाव है वो वोट कर सकते हैं। आर्टिकल 327 बोलता है कि पार्लियामेंट लॉज बना सकती है इलेक्शन से रिलेटेड एंड आर्टिकल 328 डील करता है कि जो स्टेट असेंबलीज है वो भी अपने इलेक्शंस के लिए क्या कर सकती है, लॉज बना सकती है। एंड लास्ट आर्टिकल 329 जो है ये बोलता है कि कोर्ट्स जो है इंटरफेयर नहीं कर सकते हैं इलेक्शन के मैटर्स में। तो ये कुछ आर्टिकल्स थे जो कि कहीं ना कहीं इलेक्शंस के बारे में बात करते हैं, तो वो सब चीजें हमने यहाँ पर बात करी। नाउ कम्स द स्ट्रक्चर ऑफ ईसीआई, कि ईसीआई का स्ट्रक्चर कैसा है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का स्ट्रक्चर कैसा है, मतलब कौन कौन उसमें इंक्लूडेड है, क्या क्या सब चीजें हैं, तो वो चीजें। तो अगर ओरिजिनली देखा जाए, मतलब स्टार्टिंग में केवल एक चीफ इलेक्शन कमिश्नर हुआ करता था, दैट इज सीईसी, ठीक है, कि एक ही चीफ इलेक्शन कमिश्नर हुआ करता था। बट 1989 के बाद क्या हुआ, ये एक मल्टी मेंबर बॉडी बन गई कि अब यहाँ पे एक चीफ इलेक्शन कमिश्नर नहीं रहा, ठीक है। अब कौन कौन है, एक चीफ इलेक्शन कमिश्नर है, ठीक है, और 2 इलेक्शन कमिश्नर है। यहाँ पे इलेक्शन सी लिखा हुआ है तो प्लीज इसको करेक्ट कर लेना, इलेक्शन कमिश्नर है, ठीक है, मतलब एक चीफ इलेक्शन कमिश्नर एंड 2 इलेक्शन कमिश्नर, ठीक है। अब यहाँ पे ये जो इलेक्शन कमिश्नर होते हैं इन्हें प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जो है वो अपॉइंट करते हैं एंड इनका जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ पे है, न्यू दिल्ली में है। तो अगर मैं यहाँ पे स्टेट्स की बात करूँ तो स्टेट में जो आईएएस ऑफिसर होते हैं वो कैसे वर्क करते हैं, लाइक अ चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर। नाउ कम्स द पावर्स एंड फंक्शंस। अच्छा, पावर्स एंड फंक्शंस को समझने के लिए कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की क्या पावर्स और क्या फंक्शंस है, उसको समझने के लिए सपोज करो कि एक बहुत बड़े से इलेक्शंस हो रहे हैं हमारे इंडिया में। तो अब इलेक्शन कमीशन का क्या काम होगा कि वो क्या करेंगे, इलेक्शन की डेट्स अनाउंस करेंगे एंड जो वोटर लिस्ट होगी उसे प्रिपेयर करेंगे एंड अपडेट करेंगे। वाई अपडेट, बिकॉज हर साल कोई ना कोई नया सिटीजन जो है वो इंक्लूड होता जाएगा। कि जैसे सपोज करो मेरा 18 ईयर्स इस साल कंप्लीट होगा तो मैं इस साल वोट दूंगी, किसी का जो है नेक्स्ट ईयर कंप्लीट होगा, किसी का ऑलरेडी प्रीवियस ईयर जो है कंप्लीट हो चुका होगा। तो इस वजह से नए नए वोटर्स जो होते हैं वो जुड़ते जाते हैं उस लिस्ट के अंदर। इस वजह से उस लिस्ट को अपडेट भी करना पड़ता है, प्रिपेयर करना पड़ता है ऑफ कोर्स। एंड फिर यहाँ पे ईसीआई का और क्या काम होता है कि वोटर आईडी कार्ड्स इशू करना, ठीक है। उसके अलावा पार्टी को पार्टी सिंबल्स अलॉट करना कि कौन सी पॉलिटिकल पार्टी को कौन सा सिंबल दिया जाए, कि अगर कोई नई पॉलिटिकल पार्टी जो है वो खड़ी हो रही है तो उसे कौन सा सिंबल दिया जाएगा, तो पॉलिटिकल पार्टीज को सिंबल्स अलॉट करना। कैंपेन्स की स्पेंडिंग लिमिट को सेट करना कि जो कैंपेन्स होते हैं, मतलब जो कैंपेन्स होते हैं, जो रैलीज होती है, उनकी स्पेंडिंग लिमिट की कितना वो खर्चा कर सकते हैं, तो उस चीज को भी सेट करना, ठीक है। और मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट इम्प्लीमेंट, मतलब फेयर कैंपेनिंग के लिए रूल्स या कोड ऑफ कंडक्ट जो है उसे इम्प्लीमेंट करना, उसे लागू करना, ठीक है। एंड मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट को इम्प्लीमेंट करना, दैट मीन्स जो फेयर कैंपेनिंग के लिए रूल्स है, मतलब कोड ऑफ कंडक्ट मतलब जितने भी रूल्स है, ठीक है, उन सबको इम्प्लीमेंट करना, उन सबको लागू करना। और सुपरवाइज करना वोटिंग को एंड काउंटिंग को, कि वोटिंग जो है फेयर प्रोसेस से हो रही है या नहीं हो रही है। एंड फिर जो वोट की काउंटिंग हो रही है वो भी फेयर प्रोसेस से हो रही है या नहीं हो रही है, तो वो सब चीज़ों को सुपरवाइज करना। और जितनी भी अनफेयर प्रैक्टिसेस है उसके अगेंस्ट कुछ एक्शन लेना। एंड एडवाइस करना ऑन द डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ एमपीज और एमएलएस व्हेन नीडेड। बेसिकली यहाँ पे जितना भी पूरा इलेक्टोरल प्रोसेस है, मतलब इलेक्शंस के पहले का, इलेक्शंस के टाइम का, इलेक्शंस के बाद का, तो ये जितना पूरा इलेक्टोरल प्रोसेस है उस सबको मैनेज करना किसका काम है, ईसीआई का, दैट इज द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। तो ये कुछ पावर्स एंड फंक्शंस थे ईसीआई के। अब हम नेक्स्ट पार्ट में डिस्कस करेंगे कि ईसीआई इतने इंपॉर्टेंट क्यों है या वो क्या चैलेंजेस फेस करती है, तो वो सब चीजें हम नेक्स्ट पार्ट में डिस्कस करेंगे।
सो स्टे ट्यून फॉर दैट पार्ट। बट आई होप आपको यहाँ तक इलेक्शन कमीशन समझ में आया होगा। बट फिर भी अगर आपको कोई भी क्वेरीज रहते हैं या कोई भी डाउट्स रहते हैं, देन यू कैन ऑलवेज आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन एंड आई ट्राई टू रिप्लाई ऑल योर कमेंट्स एज सुन एज पॉसिबल। एंड अगर आपको ये वीडियो थोड़ा बहुत भी हेल्पफुल लगता है, थोड़ा बहुत भी यूजफुल लगता है, देन डू शेयर इट विथ ऑल योर फ्रेंड्स, बट ओनली इफ यू फाइंड इट हेल्पफुल। अगर आपको हेल्पफुल लगता है तो ही आपको ये वीडियो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करनी है, नहीं तो इट्स कंप्लीटली फाइन। But the most important thing, do let me know all your valuable feedbacks in the comment section. So yeah, bye bye, take care.